अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। अक्सर घरों में सास बहू के दरमियान होने वाली लड़ाई को सिर्फ घर की हुक्मरानी का झगड़ा समझा जाता है कि माँ जो अब सास बन चुकी है बेटे और घर पर अपना हक ज्यादा जताती है और बहू उसके खिलाफ बगावत। लेकिन आज की कहानी कुछ मुख्तलिफ है। ये कहानी है हरबंसपुरा के एक ऐसे घर की जहाँ सास के शक को सबने पुराना घरेलू मसला समझकर नजरअंदाज किया, मगर वक्त ने साबित किया कि सास का शक दरअसल हकीकत थी। घर के जेवरात सब अचानक गायब हो गए, दरवाजा टूटा नहीं, कोई निशानी नहीं। पुलिस पहुंची, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और हर उंगली किसी न किसी पर उठती रही। आखिरकार जब जदीद टेक्नोलॉजी और तफ्तीशी महारत ने सच का पर्दा हटाया तो जुर्म का चेहरा बेनकाब सामने आया। चोर कोई बाहर का नहीं, वो उसी घर की बहू निकली। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया और चोरी शुदा जेवरात बहू के कब्जे से बरामद हुए। ये वो लम्हा था जब माँ के आंसू और सच दोनों एक साथ बह निकले। जिस पर इल्जाम था वही मुजरिम निकली और जिसे शक करने वाली सास कहा जा रहा था वो दरअसल अपनी इज्जत और घर को बचाने की जंग लड़ रही थी। ये कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं, ये कहानी है टूटे भरोसे की, टूटे रिश्ते की और उस निज़ाम की जहां जुर्म कभी दरवाज़ा तोड़कर नहीं आता बल्कि रिश्तों के रूप में आता है। और आज जुर्म अंजाम में हम दिखाएंगे एक ऐसे जुर्म की हकीकत जहां सास का शक इंसाफ की दलील बन गया। जिस तरह से हमने आज के मौजू पे आपको प्रोग्राम के आगाज़ में ही बताया कि बहू जो है वो चोर निकली और सास का सोना लेकर जो है वो फ़रार होती है। अब हम पुलिस की ज़ुबानी जानते हैं कि क्या इस केस की असल कहानी है कि एफआईआर जो है वो हरबंसपुरा में दर्ज होती है और फिर यहाँ तक कैसे पहुँचती है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वुमेन पुलिस स्टेशन है मिसबा हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कहानी हमें सच सच ये बताएं। मिसबा ये बताइए कि क्या हुआ, थाना हरबंसपुरा में एफआईआर दर्ज होती है, ये मामला है क्या सास बहू का? बेसिकली मार्च में एक एफआईआर दर्ज होती है थाना हरबंसपुरा में, जिसमें सास जो है वो अपनी बहू के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाती है कि उसका जो सोना था जो कि उसके बेटे ने सऊदीया से भिजवाया था, उसमें उसकी बेटियों का भी कुछ जेवर था जो कि इसकी बहू घर में थी और वो घर पे खुद मौजूद नहीं थी, बाज़ार गई हुई थी। तो बहू ने मौके का जो है वो फ़ायदा उठाया और जो है वो सारा जेवर लेकर तो वहाँ से फ़रार हो गई। ठीक है। और इसमें ये है कि उन्होंने एफआईआर करवाई अपने मुतलका थाने हरबंसपुरा में। उसमें ये था कि जो विक्टिम है वो भी फ़ीमेल थी और जो मुलजिमा थी वो भी फ़ीमेल थी। उन लोगों ने कोशिश की, हरबंसपुरा पुलिस ने नो डाउट रेड्स करने की भी कोशिश की, उस फ़ीमेल को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो फ़ीमेल जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो उसे पता था कि उसने चोरी की है तो वो अंडरग्राउंड हो गई। लेकिन आफ्टर दैट कुछ अर्से के बाद फिर ये हुआ कि उसकी जो सास है वो हज पर चली गई। जब वो हज से वापस आई तो तब भी उन्होंने पुलिस से रजू किया, पुलिस ने कोशिश की, रेड्स वगैरह किए, जहाँ जहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ यहाँ उसके रिलेटिव्स वगैरह मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ पे रेड्स की, सारा कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो उसको नहीं उस तरह से कर सके क्योंकि शायद इसमें एक एलिमेंट ये भी था, फीमेल वाला एलिमेंट भी था। तो फिर ये तफ्तीश चेंज हुई, ये इन्होंने जाके डीएजी ऑफिस में एक एप्लीकेशन अपनी मूव की कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चेंज कर दी जाए, किसी फ़ीमेल ऑफिसर को जो है वो मार्क की जाए। इस तरह से फिर लास्ट मंथ जो है वो मेरे पास ये तफ्तीश फॉरवर्ड होकर चेंज होकर मेरे पास आ गई। इसमें फिर हम लोगों ने जो है फर्दर इसकी फिर जो भी सारी कार्रवाई थी वो की। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कहानी जो थी शुरू होती है, जो बहू है हाँ जी, वो फरार हो जाती है, वाकया कैसे होता है? पहले हम वाकया जानना चाहते हैं कि हुआ क्या,
जो जेवर कितना था, कितनी मालियत का था? जेवर जो है एफआईआर के मुताबिक जो उन्होंने एफआईआर करवाई है 12 तोले जो है वो सोना है, तो जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें चेन्स हैं या जो लॉकेट वगैरह और इयरिंग्स वगैरह हैं। सास जो है उसको अचानक जाना पड़ता है घर से किसी ज़रूरी काम से, और उसने जेवर जो है वो काफ़ी अपनी तरफ से काफ़ी खुफिया जगह पर रखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सामने किसी अलमारी में पड़ा हुआ था, उसने उसको अच्छे तरीके से लॉक में रखा हुआ था। लेकिन जब दौरान तफ्तीश हमने उस औरत से बात की, इसकी सास से, कि इसके पास चाबी या किस तरह से सारा हुआ, तो उसने बताया कि इसने हमें चाबी, हम जहाँ पे चाबी लॉक करके सेफ जहाँ पर चाबी रखते थे, ये हमें काफ़ी दिन से ऑब्ज़र्व कर रही थी कि ये लोग चाबी कहाँ रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर इसने मौका देखकर वो चाबी उस जगह पर वहाँ से निकाली है, निकाल कर जो है वो सारा जेवर पहले चेक किया, चेक करके उसने जो है वो देखा घर में कोई नहीं है। जेवर उसने उस टाइम पे तकरीबन जो है वो 3-4 घंटे घर में रही है, उनके आने के बाद भी रही है। फिर उनसे पूछा है कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे अपनी मदर की तरफ जाना है, और फिर बड़े तरीके से उनको बिल्कुल कोई शक नहीं हुआ कि घर से जेवर जा चुका है। ऐसा नहीं हुआ कि जेवर चोरी किया और भागी नहीं है। अच्छा, वो जेवर चोरी करके भागी नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ वो चेक करती रही है कि किस जगह पे कौन किस टाइम पर अवेलेबल होगा। घर में बच्चे भी थे स्कूल गोइंग, इधर उधर जाने वाले, उसने चेक किया कि किस टाइम पर मैं ईजीली जा सकती हूँ। और इन्होंने भी सोना जो है वो फ़ौरन चेक नहीं किया। 3-4 दिन के बाद जब इन्हें कुछ ज़रूरत पड़ी है उस सेफ में से कुछ निकालने के लिए, तो उन्होंने वहाँ जाकर जब चेक किया तो उनको थोड़ा शक हुआ है कि शॉपर, जिसमें आपको पता है पुराने ज़माने में सासें और ये सारी किस तरह लपेट के चीज़ें, वो जब उसने देखा है कि ये शॉपर इस तरह कपड़े में लपेटा हुआ शॉपर, पहले एक कपड़ा था उसके ऊपर, फिर एक गुथली सी बनी हुई थी, फिर उसके ऊपर एक शॉपर था ब्लू कलर का, वो उसने पूरा सारा जो उसको लपेटा हुआ था ना, उसने देखा कि ये इस तरह मैंने नहीं रखा था। आपको पता है औरतें अपनी चीज़ को नहीं भूलती हैं। उसने कहा कि नहीं इस तरह नहीं था। फिर जब उसने उसको चेक करना शुरू किया, देखा तो वो उसमें कुछ भी नहीं था। वो कहती हैं कि उसके बाद हमें 4-5 दिन के बाद जब वो घर चली गई है, फिर हमें अंदाजा राब्ते में रही वो। हाँ जी, वो राब्ते में रही, अपने शोहर के साथ उससे पूछती रही है कि क्या हो रहा है घर में, और वो उसकी अपडेट लेती रही है कि इनको पता चला है या नहीं पता चला अभी तक कि मैं चोरी करके जा चुकी हूँ। ठीक है, जब उसको सास को पता चला, उसने कबर्ड खोली, अलमारी खोली, तो फिर उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ और बहू कहाँ थी? उन्होंने देखें, जाहिर सी बात है कि इंसान के लिए जब वो चेक करता है उसके लिए सभी चोर होते हैं। ठीक है, उसने उन सबको ही अपनी तौर पे, हम कह लें कि एक लैंग्वेज के इंटेरोगेट करने की अपने तौर पे कोशिश की। बच्चे भी घर में थे, लेकिन एक बच्चे के लिए वहाँ तक एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। अपने बेटे को भी पूछा, अपनी बेटी उसकी घर आई थी उससे भी पूछा, अब दिमाग आया हुआ था उससे भी पूछा कि भाई ऐसा पॉसिबल है कि आपने ही कहीं आगे पीछे कर दिया हो। सबसे पूछने के बाद जब उसकी बहू से पूछा है ना, तो बहू उस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाह रही थी। ठीक है, उल्टा उसने एक नया जो है वो काम स्टार्ट किया कि उसने जो घर में बड़ा बेटा, उसका बड़ा बेटा है, उसने कहा जी कि मैं तो इसलिए इनके घर से वापस आई हूँ कि वो मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा था बड़ा बेटा। उसके खिलाफ जो है वो एप्लीकेशंस वगैरह लेकर तो वो थाना बंसपुरा पहुँच गई। ओके, ताकि जो है वो इससे नज़र हटकर तो दूसरे मैटर पे चली जाए। फिर उन्होंने वो, इसलिए भी ये मामला इतना लिंगर ऑन हुआ क्योंकि वो फिर उस केस की तरफ डाइवर्ट हो गए। वो अपने के रेप का केस कहीं दर्ज ना हो जाए मेरे बेटे के खिलाफ, तो उसने अपनी बेस्ट वो कोशिश की, एफर्ट्स की कि ये डाइवर्ट हो के ना तो कोई सेटलमेंट की तरफ मामला चला जाए। लेकिन वो आंटी जो मुदैया है वो बस जिद थी कि मुझे लगता है गोल्ड इसके पास है, और इन्होंने एफआईआर भी नामजद करवाई। अच्छा, एफआईआर नामजद करवाने के लिए आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है कि कुछ एसओपीज़ हैं कि नामजद एफआईआर हो तो पुलिस दोनों पार्टीज़ को एक मरतबा सुनती ज़रूर है, तो उसमें ये जाती रही? हाँ जी, उसमें जब हरबंसपुरा में इसको बुलाया गया फर्स्ट टाइम तो ये नहीं गई, फिर उनको टाइम दिया गया। एक हुक्मनामा तलबी होता है जो हम साइन करवा के भिजवाते हैं कि आपको आना है, आपको ज्वाइन करनी है हमारी इन्वेस्टिगेशन। उसमें ये आई है, उसमें भी ये टाल मटोल से काम लेती रही है। इसके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं था घर से अचानक इस तरह 3-4 दिन के बाद चले जाना और वापस ना आना और नंबर बंद कर देने। और यहाँ फिर दूसरा जो ये अब कह रही थी अचानक से कि इसका जो मुलज़म का जो हस्बैंड का जो बड़ा भाई है वो मेरी इज़्ज़त का मतलब ख़राब करना चाह रहा था, तो मैं इसलिए वापस नहीं आई। तो उन्होंने आईओ ने पूछा कि आपने किसी को पहले क्यों नहीं बताया, आपको चाहिए था कि इस तरह की कोई बात थी तो आप उसको किसी को बताती, किसी से डिस्कस करती, एटलीस्ट इसका कोई वे आउट निकालते। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो डर गई थी, ये वो बस उस चीज़ को जो है वो कैटर करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो जो है वो चीज़ें फिर बनाती रही। और एफआईआर नामजद फिर हो गई। इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेशन उस वक्त होती रही
जो मौक़िफ़ सुना जाता रहा दोनों पार्टियों का, तो पुलिस को ये लगा कि ये चोर हो सकती है, तो उन्होंने अच्छा फैसला किया और एफआईआर हो गई। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का मकसद ही है कि चीज़ों को, एविडेंस कलेक्शन ही तो हमारा काम है। तो जाहिर सी बात है, उसको जो आईओ था पीछे, मेल आईओ, उसको इसके जो रवैये थे, इसके बात करने का उतार चढ़ाव था, बात को मुकर जाना, कभी मतलब टाइम देकर ना आना, वो तो उससे था, उसको भी डाउट था कि अगर ये वाकई ही मुलज़मा हुई तो फिर ये उस मुद्दइया के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और अगर हाँ, अच्छा ये बताएं कि इसमें ये मुलज़मा जो है वो अकेली निकली, कोई इसके साथ कोई फैमिली का और मेंबर तो नहीं शामिल? इसमें ये था कि जब हमने इसको लेकर आए, जिसे हमने इसे गिरफ़्तार किया, तो इसने हमें बताया कि जो था गोल्ड, उसमें से कुछ गोल्ड मैंने सेल किया है और कुछ मेरे साथ वाले जो हमसाए हैं मैंने अमानतन उनको दिया था, तो अब आप उनसे वो ले लें गोल्ड। तो वो आफ्टर दैट जब इन्वेस्टिगेशन चलना शुरू हुई, ये हमारे पास आ गई, हमने उनको भी कोशिश की अप्रोच करने की, ढूंढने की। और ज़ाहिर सी बात है, जब एक बंदा साथ वाले घर से जा रहा है पुलिस के साथ, तो उनको भी अपनी हो गया कि अगर हमें था कि अगर ये जो बात कर रही है तो ये इसमें कोई ना कोई हकीकत होगी। उन्होंने फिर अपनी अबूरी ज़मानतें इंटरम्स करवा ली। जो मरकज़ी मुलज़म है, इसको तो हमने फिर जुडिशल करवा दिया, फ़ीमेल को इंटेरोगेट करके, सारा जो भी हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ जो SOPs जारी हुई हमारी, जो हमारे हाई ऑफिशल्स की तरफ से जो पूरा एक सिनेरियो था सारा, वो मतलब यूटिलाइज़ करते हुए इसको हमने जुडिशल करवाया। और फिर वो जो दो बंदे हैं जो मियाँ बीवी हैं, जिन पे ये कह रही है कि कुछ गोल्ड उनके पास भी है, लेकिन वो अब शामिल तफ्तीश हो रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है मैडम कि ये गोल्ड हमें दे दे या ये वो, लेकिन उनकी तफ्तीश अभी जारी है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना अर्सा पहले शादी हुई थी इसकी? इसकी शादी को तकरीबन 1 साल हुआ है अभी। 1 साल हुआ था। और जो इसका शोहर था जी, ये उसके साथ इसकी पहली शादी थी? इसके शौहर के साथ इसकी तीसरी शादी थी। अच्छा, तीसरी शादी थी। और इस लड़की की इसकी पहली शादी थी। इसकी पहली शादी अरेंज था, लव मैरिज थी? जब इसकी फ़ैमिली को हमने बुलाया, सुना, तो इसकी फ़ैमिली ने कहा कि हमने रिश्ता किया ज़रूर था, लेकिन हमने ख़त्म कर दिया था कुछ निजी मसलों की वजह से। लेकिन फिर आफ्टर दैट ये इनकी आपस में कोई बातचीत हुई है, कमिटेड थे आपस में कि हमने शादी करनी है, तो फिर ये शादी करके इसको ले आया घर। तो हमने भी मतलब जो मैंने अच्छी सास होने का मुजाहरा किया और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मेरी फैमिली खुश नहीं थी, कोई भी बंदा, वो समझ रहे थे कि बस ये कोई ना कोई नुकसान हमारा होगा। और वो हुआ? अच्छा, ये बताइए कि खातून का कोई माजी का रिकॉर्ड, कोई इस तरह को क्रिमिनल एक्टिविटीज़? इस तरह से नहीं है, लेकिन मतलब कोई इस तरह से कोई FIR वगैरह तो नहीं है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़, किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी। अच्छा, ये करती रही? हाँ, किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, किसी को मतलब ब्लैकमेल कर लिया पैसों के लिए। अच्छा। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो कि हमें जब इनके हम मोहल्ले में गए, हमने जब, क्योंकि जाहिर सी बात है एक फ़ीमेल है, उसकी हमने गिरफ्तारी डालनी है, उसको हमने जुडिशल करवाना है। हमारे ऑफिसर्स की तरफ से, हमारे जो DIG इन्वेस्टिगेशन साहब हैं और जो हमारे हाई ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से हमें SOPs जारी होती हैं कि आपने मेरिट के मुताबिक तफ्तीश करनी है, आपने अपना एक जो दायरा कार मेरिट है उसको आपने फॉलो करना है। तो हमने वहाँ जाकर इसके मोहल्ले में इर्द गिर्द से सब जगह से पता किया, तो पता चला कि ये लोग जो हैं ये पैसों के लिए या इसके साथ चले गए थाने, इसके साथ चले गए, कोई FIR एप्लीकेशन दे दी, वो FIR की हद तक बात जाती नहीं थी। वो उससे पहले ही जो है वो उसकी बातचीत करके तो वो अपना मैटर जो भी था वो रिजॉल्व कर लेते। जैसे अब ये अपने ही जेठ के खिलाफ एप्लीकेशन लेके हरगमंसुरा चली गई। ठीक है। अच्छा मिसबा, आप भी खातून हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, तो सास और बहू की नोक झोंक और लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, तो शुरू में आपको भी ये लगा होगा कि शायद ये बहू के ऊपर इल्ज़ामात ही हैं या सच भी होगा, तो आप बहू के ज़्यादा फेवर में थी या सास की? इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। बेसिकली देखिए, एशियन सोसाइटी में हम प्रिवेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सास बहू का जो एक रिलेशन है ना, वो शुरू से ही खट्टा मीठा सा ही रहा है, लड़ाई झगड़े ये वो। अब इनिशियल स्टेजेस पे जब ये बीबी मेरे पास आई है ना, मुदैया, तो इन्होंने बताया कि इनके बेटे की ये तीसरी शादी है। तो डेफिनेटली बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, बीइंग अ फीमेल, आपके माइंड में फ़ौरन आता है कि मे बी कोई और मैटर ना पीछे हो, ये जो बात कर रही हैं कि इसकी तीसरी शादी है। और ये बात आपको बुरी लगी होगी? हाँ, मुझे डेफिनेटली, देखें आप पब्लिकली आपका ठीक है, बेसिकली फ़ीमेल्स आपस में ये इतना झगड़ा कर रही थी, ये अब इस बात पे ये जब आमने सामने भी हुई हैं, तो वो सही सास बहू वाला जो सही एक तमाशा होता है ना, वो एक सही लगा हुआ था
ठीक है। तो अब हमें इनिशियल यही लगा कि हो सकता है कि ये चाह रही हैं कि बहू निकल जाए, चली जाए मेरे बेटे की ज़िंदगी से। और आपको पता है बहुत सारी सासें ड्रामाटाइज करके चीज़ों को वो कर भी देती हैं। और आपको अंदाज़ा था? हाँ जी, अंदाज़ा था। लेकिन जब इसको फिर अकेले सुना गया, इसको बार बार सुना गया है, हमारे डीएसपी साहब, एसपी साहब, एसएसपी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब, इनको बार बार सुना गया है कि फ़ीमेल है ये, इसमें जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। ठीक है। फिर हमने इनके CDRs, इनकी लोकेशन, चीज़ें वो सारी लाइन अप की कि कोई इस तरह से कोई मैटर ना हो कि हम लोगों की नज़र से कोई चीज़ रह जाए। फिर जब हमें पता चला, जब उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया, उसने कहा कि ठीक है, अब वो उसे पता चल गया था कि अब ये फ़ीमेल पुलिस स्टेशन, पहले तो वो हरबंसपुरा थाना था, मेल थे, वो उसको उस तरह से नहीं पूछ पा रहे थे, ना उसकी बात को समझ पा रहे थे, वो फीमेल की साइकी। फिर उसे पता चल गया था कि अब मैं यहाँ हूँ, मुझे कुछ ना कुछ इनको बताना है, समझाना है। उसने बड़ी मजलूमाना तरीके से मैं बताया कि भाई मैंने चोरी की और ये वो, मैं क्या करती, इस तरह से। जब ये यहाँ हो गया कि बहू कसूरवार है, तो फिर आपको लगा कि हर सास जो है वो गलत नहीं कहती है, झूठ नहीं कहती है? नहीं, देखें, जब हमें इन चीज़ों का, जब हमारे सामने ये चीज़ें आई, जब रियलिटी हमें पता चला, तो हम लोगों को तो ज़ाहिर सी बात है, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हम दोनों साइड्स को ही देख रहे होते हैं। तो सोसाइटी में ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है, चीज़ें मिक्सअप ही होती हैं, कुछ सही है, कुछ गलत है, हर जगह पे इस तरह से। तो ये एक डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं, तो इस चीज़ को हम एडमिट भी करते हैं कि हर जगह पे सिर्फ सास बुरी नहीं होती, हर जगह पे सिर्फ बहू बुरी नहीं होती। ये एक अमेलगमेशन है, एक मिक्सचर सा है जो कि सोसाइटी को ऐसे ही चला रहा है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिसबाह हफीज और उनकी टीम ने ये केस हल तो कर लिया, मगर जब एक औरत दूसरी औरत को मुजरिम के रूप में देखती है तो कहानी एक नई जहत इख्तियार कर लेती है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिसबाह हफीज खुद भी एक बहू है, एक बेटी भी और एक पुलिस ऑफिसर भी। उन्होंने जब सच देखा तो सिर्फ जुर्म नहीं, एक सबक भी पहचाना। ये केस शायद किसी और के लिए एक फाइल हो, लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिसबा के लिए ये एक सवाल था कि आखिर क्यों औरत के रिश्ते को अपने मुफाद की भेंट चढ़ा देती है। सास और बहू का रिश्ता जो मोहब्बत, एहतराम और एतमाद पर खड़ा होना चाहिए, वही रिश्ता जब लालच, हसद और झूठ में बदल जाए तो घर की दीवारें भी मुजरिम बन जाती हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जुर्म हमेशा बंदूक या चाकू से नहीं होता, कभी कभी जुर्म किसी रिश्ते के अंदर से जन्म लेता है। और जब औरत अपने ही रिश्ते का एतमाद तोड़ती है तो वो सिर्फ किसी माँ का जेवर नहीं चुराती, वो औरत के वक़ार और अपने ही वजूद की इज्जत छीन लेती है। इसीलिए हमने बात की इस केस की तहकीक करने वाली और औरत के एहसास को समझने वाली इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिसबाह हफीज से। आइए सुनते हैं कि वो खुद एक खातून होने के नाते इस केस को कैसे देखती हैं और औरत से औरत के रिश्ते के बारे में उनका क्या कहना है। हमने आपको जो तफसील बताई, इसमें सास और बहू की, यकीनन जब ये केस सामने आता है तो एक सास जो है अपनी बहू के ऊपर इतना संजीदा केस बन जाता है, हीनियस क्राइम का, चोरी का इल्ज़ाम जो है वो लगाया जाता है और नामजद FIR थाना हरबंसपुरा में दर्ज की जाती है। यकीनन जब किसी भी चोरी की FIR को दर्ज करना होता है पुलिस ने, तो उसके कुछ SOPs हैं। दोनों पार्टीज़ को बुला के सुना जाता है, हुक्मनामा तलबी, जिस तरह मिसबा ने बताया कि हुक्मनामा तलबी जो है वो भिजवाया जाता है और 2 से 3-4 मरतबा जो है मौका दिया जाता है कि दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाकर भी सुना जाए। सास जो इल्ज़ाम लगा रही है, जो FIR करवा रही है, इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीज़ें सच साबित हो गई। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि ये केस एक खातून के पास
कैसे आता है। पुलिस वुमेन पुलिस स्टेशन लाहौर का एक ऐसा पुलिस स्टेशन है कि कहीं पर भी कोई भी खातून के साथ कोई क्राइम हो, कोई जुर्म करे, उसके साथ ज़्यादती करे, तो वो वुमेन पुलिस स्टेशन जो लिटन रोड पुलिस स्टेशन पे मौजूद है, जहाँ पे तमाम स्टाफ जो है वो ख़वातीन हैं। SHO वो भी खातून है, ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है मिसबा, और जो लेडी स्टाफ सारा यहाँ पर मौजूद है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी थाने में उनकी दादरसी नहीं होती, उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता, उनकी कोई पुलिस मदद नहीं करती है, तो आप खातून जो है, कोई भी ख़वातीन में से यहाँ पे आए वुमेन पुलिस स्टेशन में, उसकी मुकम्मल तौर पे दादरसी होगी, क्योंकि पूरे लाहौर में ये वाहिद पुलिस स्टेशन है जो ख़वातीन स्टाफ पर मुश्तमिल है। इस बार ये बताएं कि आपका इंतखाब क्यों किया गया बोर्ड में, कि और भी तो फ़ीमेल स्टाफ काम कर रहा है, जैसे वो ख़ासकर बच्चों के लिए, और वो एक सेल बनाया गया है, तो आपके पास ही आया क्योंकि आप यहाँ पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, तो आपको, आपके अफसरान को ये लगता था कि सास बहू के मामले को आप अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे? बेसिकली जब ये हरबंसपुरा में थे, नो डाउट के बेस्ट एफर्ट्स की गई होगी, क्योंकि आपको पता है हमारी जो लीडरशिप है, बेस्ट एवर लीडरशिप है हमारे SSP हैं, DIG इन्वेस्टिगेशन साहब हैं, हर तरीके से वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि थाना हरबंसपुरा में भी इनकी बात बहुत अच्छे तरीके से सुनी जा रही थी, लेकिन इशू ये था कि ये दोनों फीमेल्स थी और इनका आपस का जो झगड़ा था, इनके जो आपस में ये जब आमने सामने ये आई हैं, जब पहले भी परचेज से पहले, तो इनके लिए बेस्ट यही था कि किसी फ़ीमेल के पास भेजा जाए। और यहाँ पे लाहौर में जुरिडिक्शन फ्री ये थाना है हमारे पास, पूरे लाहौर का जो क्राइम है, यहाँ पे कोई भी फ़ीमेल जो है उसे किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, या उसके साथ कोई भी क्राइम होता है, तो यहाँ आके वो फ्रीली अपनी रिपोर्ट करवा सकती है, उसकी दादरसी की जाती है। फ़ीमेल स्टाफ है, फ़ीमेल SHO है। बेसिकली इनको यहाँ भेजने का मकसद ये था कि ये फ्रीली अपनी बात दोनों पार्टीज़ कर सकें, और मेरे पास भेजने का मकसद ये था कि यहाँ पर हमारा सारा स्टाफ ही फ़ीमेल है, SHO फ़ीमेल है, हमारे पास हमारा जो लेडी कॉन्स्टेबल्स हैं वो फ़ीमेल हैं, हमारे पास जो बाकी जो हमारी इंटेरोगेशन के दौरान हम बात कर रहे होते हैं वो सारी फ़ीमेल्स हैं, ताकि ये फ्रीली इनको पता हो कि ये थाना स्पेसिफ़िक फ़ीमेल के लिए है, ठीक है। और नो डाउट कि अफसर जाहिर सी बात है आप पे भरोसा करते हैं, आपके काम को देखते हैं, तो ये भी एक एलिमेंट था कि इसकी तफ्तीश को जो है वो हम मेरे हैंड ओवर किया गया ताकि हम इसको अच्छे तरीके से पाया अंजाम तक पहुंचा सकें। ठीक है, नदामत थी बहू पे, और सास जो है वो तो खुश होगी कि उसकी रिकवरी हो गई। हाँ जी, ज़ाहिर सी बात है, बहू परेशान थी, वो चाह रही थी कि वो उसकी जो एक फैमिली लाइफ जो डिस्टर्ब हो गई है, वो चाह रही थी कि अपनी वजह से हुई। जी बिल्कुल, वो ये चाह रही थी कि माफ़ कर दिया जाए। आपको पता है इन द एंड जब कोई चीज़ खुल जाती है या चोर पकड़ा जाता है, तो फिर उसके पास माफ़ी के अलावा या कोई इस तरह इसके वे आउट के अलावा तो कोई चीज़ नहीं होती है। वो कोशिश कर रही थी अपने तौर पर ये करने की कि मेरी सास माफ़ कर दे, रिकवरी तो चलो जो भी वो कुछ वो पैसे खा चुकी थी, कुछ वो दे चुकी थी, कुछ वो रिकवरी उसने वापस भी कर दी, लेकिन आपको पता है कि फिर रिलेशंस जो ख़राब हो जाते हैं वो दोबारा से उस तरह सेटल नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने तो बिल्कुल, उसके चेहरे पे नदामत थी, लेकिन वो उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब इस बार ये बता दीजिएगा कि चोरी की उसने अपनी सास का जेवर चोरी किया, उसकी नंद का जेवर भी था, उसका मकसद क्या था चोरी करना? कोई ज़रूरत थी, पैसे चाहिए थे, या शादी ही इसीलिए की थी कि ये वो चोरी कर सके? वेयर एज आई थिंक शादी उसने चोरी के लिए तो नहीं की थी, जो कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन घर के हालात उसके वो जिस पुअर थी, पीछे से काफ़ी ज़्यादा उसके हालात जो थे डाउन थे घर में। गुर्बत हाँ, गुर्बत थी, बहुत गुर्बत थी। हाँ जी, पेरेंट्स, फादर की डेथ हो चुकी हुई थी, मदर थी उसकी, लेकिन वो खुद ही जो फैक्ट्रियों में काम करना, हैंड टू माउथ थे। तो जब उसने कोई मौका इस तरह का देखा, एक सुनहरी मौका आप कह लें कि जेवर देखा पड़ा हुआ और पहना हुआ भी उनको, उनकी जब मैंने इंटेरोगेशन की इसकी नंदों से भी, तो उसने कहा कि अक्सर ये हमें आज जेवर पहने हुए देखती थी ना, तो कहती थी कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये आपने कब बनवाया, ये आपको किसने गिफ्ट किया? तो ये मेरे शौहर ने तो मेरे लिए नहीं बनवाया कुछ भी। तो वो ये कहती थी कि हम उससे कहती थी कि तुम्हारे लिए भी बनवा देगा, ठीक है। तो वो दौरान तफ्तीश एक मौका ऐसा भी आया जिसमें उसने इस तरह की बात की कि मुझे तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था,
तो फिर मैंने उससे कहा कि ये तुमने अच्छा तरीका ढूंढा कि कि तुम्हें सब कुछ कुछ मुझे नहीं मिल मिला जाए। तो तुम सब कुछ ही ले गई। ठीक है। तो बेसिकली ये तो उसको रंजिश भी थी थोड़ी सी इस चीज़ की कि मुझे ये कंसीडर नहीं करते हैं, मुझे मेरे सामने कोई बात नहीं करते हैं, मेरे जो जेवर है मुझे इन्होंने जेवर नहीं दिया तो इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। तो बस वो उसी चीज़ पे उसने मौका पाते ही जो है वो ले गया। और फिर इसका शौहर जो है उसके बाद भी उसके पास जाता रहा है, उससे पूछता रहा है कि तुमने कहीं जेवर रखा है या कहीं है तो हमें दे दो, हम सेटल कर लेते हैं मैटर। लेकिन वो अब वो ये कहती है कि मैंने बेच के तो खा लिया है और कुछ चीज़ें घर की बना ली हैं। ठीक है मिसबा, कितना सज़ा मिलने का चांस है? जो चालान जमा करवाया गया है अदालत में, कितनी सज़ा मिलेगी? इसमें चालान जो है वो अदालत में हमने सबमिट करवाया है इसकी हद तक। मरकज़ी मुलज़िम ये थे, अभी 2 लोग इंटरम पे हैं। जी। इसमें ये है कि इसमें समाअत होगी, ज़ाहिर सी बात है, इसका एक ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद इसमें जो हम कोशिश हमारी पूरी कोशिश ये है, देखें जिसने जुर्म किया है, जिसने गलती की है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हम अपनी एवर बेस्ट कोशिश करेंगे कि उसमें हर चीज़ प्रॉपर, जो एक हमारी SOP के मुताबिक जो प्रोसिक्यूशन की डिमांड है हमसे कि हम चालान उस तरह से सबमिट करवाएं, हम उस तरह से ही उसको प्रॉपर करके उसको सबमिट मज़ीद जो बाकी लोग भी ऐड होंगे करवाएंगे, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिल सके और उसको पता चले कि ये उसने जो हरकत की है ना सिर्फ अपना इमेज ख़राब किया है बल्कि सारी बहुएं, जो एक ट्रस्ट लेवल है, जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है, ये तो पहले ही इस तरह का रिश्ता है कि इसको बड़ा नाजुक रिश्ता है, तो उसने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान अपना तो किया ही किया है, बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गई है। ठीक है, तो ये बताइएगा कि जब आपने उसको जुडिशल रिमांड पे भेजा जेल में, तो मुलज़िमा का कोई बयान कि अब वो ज़िंदगी जो है अकेले गुजारेगी, शोर के साथ बाहर आके सज़ा पूरी करने के बाद शोर के साथ रहेगी, क्या कहना था? नहीं, उसके जो लास्ट जो स्टेटमेंट थी जब मैं गई हूँ इसको कोट लखपत जेल छोड़ने के लिए, तो मतलब कस्टडी में हाईली अच्छे तरीके से हम इनको जो है वो करते हैं। तो मैं जब छोड़ने गई तो उसके लास्ट जो अल्फाज थे वो ये थे कि मैं तो इसके साथ रहना चाहती थी लेकिन अब इसने मुझे माफ़ नहीं किया, तो आके मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी इसके साथ, तो अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। और जो है वो बल्कि मैं, इन्होंने मेरा हक महर वगैरह 30 लाख रुपया देना है। 30 लाख? 30 लाख हक महर देना है इन्होंने मेरा। तो मैडम अब और जेवर भी गालबन 30 लाख का ही बनता 30, था? हाँ जी, राउंड अबाउट। तो अब वो ये कहना चाह रही थी, मुझे वो ये बता रही थी कि देखें इन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया, तो मैं जब वापस आऊँगी तो मैं इनसे अपना वो जो हक महर के पैसे हैं वो मैं इनसे वसूल करूँगी, ठीक है। और इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मैडम आप। और वो एंड तक वो इस चीज़ को कर रही थी कि ये मुझे अभी शायद ये जेल से मुझे वापस मैडम पकड़ के बाजू से बाहर निकाल लेंगी अगर मैं ये कह दूँगी कि प्लीज़ मेरी मदद की जाए। लेकिन देखिए एक SOP है, एक कानून है, एक चीज़ है जिसके गिर्द हम सब घूम रहे हैं। ठीक है। तो बस फिर हमने उसको खैराबाद कहा अल्लाह हाफिज़, बस ठीक है अब आपका यही जगह है। ठीक है, सास बहू के इस मामले में जीत जो है वो सास की हुई, क्योंकि जो सच था वो आप सामने जाहिर नहीं। सी बात है, जो सच है वो फिर। तो सीनियर्स की तरफ से कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड, कोई सनद, कुछ हाँ ऐसा? जी, जिन जो हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं, हमारे DSP SP, हमारे DIG साहब, सबकी तरफ से बहुत अप्रिशिएट किया गया। सब लोग जो हैं, ज़ाहिर सी बात है कि अच्छा काम करने वालों को हमारे डिपार्टमेंट जो है वो अप्रिशिएट तो करता है और हमें स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता रहता है। हमारी जितनी भी सर्विस मेरी गुजरी है, हम जितने भी जो भी अच्छे काम करते हैं तो हमें साथ साथ रिवॉर्ड CC2 CC3 चीज़ें होती रहती हैं साथ साथ। बिल्कुल ठीक है। ये हम बहुत सारे ऐसे मुकदमात, ऐसे केसेस करते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में आके मुलज़मान जो है वो बेनकाब होते हैं और उनको सज़ा के लिए जेल भिजवाया जाता है। ये केस थोड़ा सा मुख्तलिफ था, इसमें रिश्ता भी बहुत मुख्तलिफ था कि एक सास थी जो मुदैया थी और एक बहू थी जो मुलज़मा थी। वैसे तो आम ज़िंदगी में भी यही सिलसिला चलता है, सास और बहू जो है दोनों में से मुदई बनने की जो है वो तासुर एक मिलता रहता है। लेकिन इसमें सच ये साबित हुआ, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो किया कि बहू जो है वो मुलज़मा करार पाई और इस केस में मालियत तो लाखों रुपए की थी, जो जेवर चोरी हुआ था उसमें से कुछ रिकवरी हुई, कुछ होना बाकी है। यकीनन इसमें अभी तफ्तीश जो है वो जारी है, लेकिन मरकज़ी मुलज़मा जो थी वो खातून बहू थी। इस केस से और लोग क्या सबक सीखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके ख़यालात क्या हैं, वो भी हम आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं।
कहते हैं सास और बहू का रिश्ता वो है जो अगर निभ जाए तो घर जन्नत बन जाता है और अगर बिगड़ जाए तो वही घर जहन्नुम का मंजर पेश करता है। ये केस जहां सास के इल्जामात सच साबित हुए और बहू जुर्म की राह पर निकली, ना सिर्फ एक खानदान को तोड़ दिया बल्कि हमारे माशरती रवैये पर भी सवाल उठा दिया। क्या वाकई हर सास जालिम होती है या फिर बाज़ औक़ात बहू भी गलत कदम उठा लेती है? क्या ये रिश्ते एतमाद पर कायम हैं या अब सिर्फ मुफाद पर चलते हैं? हमने ये सवाल खुद आवाम के सामने रखा, उन औरतों से जो खुद सास भी हैं और कहीं ना कहीं किसी की बहू भी। हमने उनसे पूछा कि सास अपने बेटे की बीवी के बारे में क्या सोचती है और बहू अपनी सास के किरदार को किस नज़र से देखती है। क्योंकि कहानी सिर्फ चोरी या जुर्म की नहीं, ये रिश्तों के उस भरोसे की है जो हर रोज़ टूटता भी है और कभी कभी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। सास बहू को इसलिए लेके आती है कि उसे अपनी बेटी बना के रखें या उनके बड़े अरमान होते हैं कि हमारा घर अच्छा और जन्नत बन जाए। लेकिन कुछ लड़कियां बहुएं जो होती हैं घर का जेवर चोरी करके ले जाती हैं, घर को जन्नत को वो दोज़ख बना देती हैं, अच्छा घर नहीं समझती। और कुछ उनकी सोच में ऐसा फ़र्क होता है जो अच्छी बेटियाँ नहीं बनती और घर में आग लगा देती हैं, वो जेवर चोरी करके घर से चली जाती हैं। सास परेशान हो जाती। कुछ ऐसी अच्छी बहुएं होती हैं जो वो जन्नत बनाती हैं, घर में सुकून से रहती हैं, बड़ों की इज़्ज़त करती हैं, अपना घर बनाती हैं, अपनी माँ समझती हैं। और कुछ सासें इतनी अच्छी होती हैं जो वो बहू को अच्छा बनाती हैं, घर बनाती हैं, अपना बहू अपनी बन के रहे लेकिन सबको साथ लेके चले, लेकिन वो साथ लेकर नहीं चलती हैं, घर में दोज़ख बना देती हैं, जेवर चोरी कर लेती हैं और ये उस बड़ों की इज़्ज़त नहीं करती। अगर रहना है सबके साथ मिल के नहीं रहना, वो फिर नुकसान है, अपनी ज़िंदगी भी उनकी ख़राब हो जाती है। अपने अलहदा रहने से बहुत मुश्किलें पेश आती हैं। जो जॉइंट फैमिली में रहें तो बहुत अच्छा होता है, मिलजुल के रहते हैं। और सास जो बड़ी होती है वो माँ की बजाय बंदे समझे तो फिर माँ बन जाती हैं। वो भी माँ बेटी बेटी समझे सास को माँ सास समझे बेटी को बेटी, तो फिर घर बनते हैं। इस तरह नहीं बनते और घर टूट जाते हैं, झगड़े वगैरह होते हैं। तो इनको मिलजुल कर ही रहना चाहिए, जॉइंट फैमिली में अच्छे तरीके से ज़िंदगी अपनी गुजारें। बहुत अच्छा होता है, कहीं चोर काम पे गए हों तो पीछे ज़ाहिर है बड़े हों तो बहुत अच्छा होता है। जो अकेले हों फिर घर में कोई होता नहीं, खामद काम पे हों तो बहुत मुश्किल पेश आती है, कैसे गुजारा करें। तो इससे बेहतर है जॉइंट फैमिली में हों, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें, देवर जेठों से प्यार करें, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। उन सब की खिदमत करें, फिर वो सासें भी खुश होती हैं, देवर जेठ भी खुश होते हैं और सबको साथ लेकर चलें, फिर बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता है। मेरी जो सास थी मैंने उनकी बड़ी खिदमत की, मैंने उनको अपना बनाने की बड़ी कोशिश की कि ये मेरे माँ बाप बन जाएं, बड़ी खिदमत की उनको। और खामद को खुश रखने की खातिर मैं अपने सास ससुर को बहुत खुश रखती थी, उनको खाना बना के देना, उनकी खिदमत करना, उनकी फाला जो हो गया उनकी मालिशें की, उनको इतनी कोशिश की कि ये यानी कि मंजी बिस्तरे पर ना पड़े, मैं इनकी इतनी खिदमत करूँ ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएँ और उनके दिल में मेरा प्यार मोहब्बत पैदा हो और मेरा खामद भी इसी वजह से मेरा खुश हो जाए, ताकि उसके दिल में जगह हो कि भाई ये मेरी बीवी बहुत अच्छी है। बेशक मैं गैर थी लेकिन उन्हें मैंने चाहत दिल में इतना अहद किया कि मैं इनको अपना बना लूँ, उनके दिल में इतनी जगह पैदा हो जाए कि वो मेरे बन जाए। मेरी मामा की दो सासें थीं, तो मेरी मामा ने ना अपनी सास की बहुत ज़्यादा खिदमत वगैरह की है और कभी भी उनको सास नहीं समझा, उनको बेटी ही समझा है। और इसी तरह से बहू को भी चाहिए कि सास ना समझे, उन्हें बेटी समझे और बेटी बना कर रखें। और मैं यही कहूँगी कि जब लड़की अपने घर उधर जाती है, ससुराल जाती है, तो वो नंदे वगैरह और सास टॉर्चर करती हैं, वो ना कर और उन्हें वो बना कर रखें, बेटी बना कर रखें। और बहू ने जो है अपनी ही सास का जेवर वगैरह सारा चोरी किया, इस तरह नहीं करना चाहिए। और अपने घर को खुद ही उसने आग लगा लिया, अपने घर को अपना घर बना के रखना चाहिए। जब आप इस तरह करेंगे तो आपका घर भी ख़राब होगा, आपकी इमेज भी ख़राब होगी। अपने घर को आप बना कर रखें, कभी भी इस तरह काम ना करें।
आप सबकी नज़रों में आप गिर जाओगे फिर। बहू को इस तरह नहीं करना चाहिए सास के साथ कि सारा जेवर सास का रख लिया और घर भी अपना ख़राब कर लिया इस तरह। जाहिर बात है उसने अपने बेटे की बीवी को ही देना था ना, जो कुछ भी है तो उसी के नाम होना था, तो उसने इस तरह करके तो अपना भी घर ख़राब किया है, सबकी नज़रों में भी गिर गई और इज़्ज़त भी नहीं रही। अब मेरी सास है, जाहिर बात है वो मुझे बेटी बना के लाई है, मैं उनकी बेटी बन के रही हूँ और जो कुछ भी था उन्होंने मुझे ही दिया है, तो चोरी करने से ना तो इज़्ज़त रही और ना ही अहमियत होती है। तो मेरा यही है जो आप सबसे कि अपनी सास के साथ अच्छे से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, इससे अपनी भी इज़्ज़त रहती है और आगे बच्चों को भी अपने जो हों उनको भी यही तरबियत दें। अगले घर जाना है तो इस तरह के काम ना करें, इससे घर ख़राब होता है और फिर फ़ायदा क्या हुआ, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारा मुआशरा हमेशा सास और बहू के रिश्ते को एक जंग समझता है, जहां हर बात का नतीजा इल्ज़ाम और हर रिश्ता एक इम्तिहान बन जाता है। हमने हमेशा सुना है कि सास जालिम होती है, बहू मजलूम, लेकिन आज का ये केस उस रवायती कहानी को बदल देता है। यहाँ सास सच पर थी और बहू जुर्म की राह पर। ये वो लम्हा था जब इल्ज़ाम हकीकत बन गया और सच ने सबको खामोश कर दिया। सवाल ये नहीं कि जुर्म किसने किया, बल्कि सवाल ये है कि हमारा कल्चर, हमारे रिश्ते और हमारी तरबियत में ऐसा क्या रह गया है जो औरत को अपनी ही औरत से बेवफा कर देता है। क्या हमारे घरों में एतमाद ख़त्म हो चुका है? क्या रिश्तों में इज्जत सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद रह गई है, या हमने औरत के वक़ार को एक दूसरे से जीतने की जिद में खो दिया है? ये वो सवालात हैं जो सिर्फ पुलिस या अदालत नहीं बल्कि मुआशरे को जवाब देने हैं। इसलिए हमने बात की एक मारूफ समाजी कारकुन से जो बरसों से औरतों के हकूक़ और उनके रिश्तों में पैदा होने वाले तनाज़ात पर काम कर रही हैं। हमने उनसे पूछा कि जब औरत पर जुल्म करे तो मुआशरा कहाँ खड़ा होता है और इस टूटे हुए भरोसे को कैसे जोड़ा जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली अपने ही घर में, जिस तरह आपने बात की कि घर को आग लगी घर ही के चिराग से, तो जब तक आप अपने दूसरे घर को अपना ना समझना, ये सबसे बड़ी एक मेन रीज़न है। अपने घर में वही लोग चोरी करते हैं जिनकी आदतें बहुत पुरानी होती। चोरी कभी एकदम नहीं होती, ये आपका पूरा एक माइंड सेट होता है। जिस तरह भी आपने बात की कि उसने जिस तरह से जेवर चुराया, आखिर उसने पूरी प्लानिंग की होगी। तो प्लानिंग करने के लिए साथ में लाजमी कोई ना कोई उसका मददगार भी होगा। ये एक दिन का काम नहीं होता, क्योंकि चोर को आदत होती है कि आप लाख उसकी हर ज़रूरत पूरी कर दें, हर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दें। उसने कहीं ना कहीं वो, जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक वो बस डसने की आदत पड़ जाती है, इस तरह कुछ ख़वातीन में भी ये आदत हो जाती है, कुछ मर्दों में भी हम कहेंगे कि ये एक आदत बन जाती है। अब एक औरत घर में अपनी सास का, जिसने बताया कि उसकी बेटी का भी उनके पास सोना पड़ा हुआ था, तो आप ये देखें कि एक कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक वो सास वाला ग्रज भी है। सेकेंडली आपने ये देखें कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक वो लालच भरी हुई थी, एक वो हवस भरी हुई थी कि जी आप, जैसे उन्होंने कहा कि जी मेरे भाई भी, मेरे छोटे भाई भी हैं, फादर भी हैं, तो इसका क्या मतलब है आपने उनको चोरी कर करके पालना? ये कहीं वो लॉजिकल आप इस चीज़ को साबित नहीं कर सकते। ये हमारे यहाँ रिश्तों की कह लें कि इंतहा की हमारे में ये पसमानदगी, हम उस तंदली में गिर चुके हैं कि जहाँ हम ये भूल चुके हैं कि ये हमारा घर है। और अगर वही वाली बात है कि अगर सास जो है, वो कहते हैं ना कि सास अगर आपको, आप अगर वो माँ नहीं बन रही तो आप भी बेटी नहीं बन रही। आप एक पराए घर को पराया समझ रही हैं वहाँ पे, और इतना बड़ा काम जहाँ पे, जिसके बारे में कहा गया है कि सऊदीया जैसे मुल्क में आज भी हाथ काट दिए जाते हैं, तो आप अपने ही घर में ये वारदात कर रहे हैं। और उस इंसान के पल्ले आपने क्या छोड़ा है जिसकी आप शरीके हयात हैं, जिसकी आप बीवी हैं, और आपको अंदर जाके भी अभी भी आप ये कह रही हैं कि मैं बाहर निकलूँगी तो मेरा हक महर का है, और मेरा मीन्स आपके दिमाग में ही हवस भरी हुई है। ना आपको खमन की इज़्ज़त का पता है,
ना आपको अपने घर की इज्जत का पता है। सबसे पहले तो आपने कह दिया कि जी मैंने ये काम किया ही नहीं। खावन के दिन में कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट था कि शायद सास बहू के ग्रजीज हैं, या मेरी माँ की जैसे ये 3rd या 2nd उसकी वाइफ है, तो कहीं ना कहीं खावन के दिन में होगा कि शायद मेरी माँ जो है वो मेरे दिल में इसके लिए कदूरत पैदा करना चाह रही है और उसने मेरे पे इल्ज़ाम ये उस पर लगाया। लेकिन जब हमारी पुलिस ने अपनी कह लें कि लेटेस्ट टेक्निक यूज़ करते हुए उस औरत को, वो दूसरे शहर में चली गई, उसको जाके लोकेट किया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उसने एग्री किया कि हाँ मैंने ये पूरी प्लानिंग के साथ। अब देखिए 30-35 लाख एक रकम है, और आया आपकी ऐसी कौन सी ज़रूरत घर में पूरी नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि आपके अपने दिमाग में कहीं ना कहीं एक पूरा आप एक प्लानिंग लेके चल रही थी, और आप एक आदी मुजरिम हैं। कोई भी मुजरिम, कोई भी चोर एकदम से चोर नहीं बनता। वो बचपन में कभी किसी की पेंसिल चुरा ली, कभी किसी की कॉपी चुरा ली, बड़े हुए तो कभी कोई चीज़ चुरा ली। ये भी एक नफ्सियाती बीमारी है। ये वो लोग होते हैं जिनको अपने सराउंडिंग में ये लोग कभी मुतमईन नहीं होते, उन्हें हमेशा दूसरे की चीज़ देख के ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। अब कहीं ना कहीं उस औरत के ज़हन में अपनी सास के जेवर को देख के एक लालच उभरी, तो उसने ये हरकत की है ना। तो आई थिंक ये हमारे माशरे में कह लें कि इतनी भयानक ये सूरत हाल बन गई है कि अब मुझे बताएं कि वहाँ पर हम लोग हमेशा ये तो कह देते हैं कि बहुओं के साथ जुल्म हो रहा है, अब वहाँ पे उसका खामन आप समझते हैं कि वो बाहर आके और वो कह रही है कि जी मैं खुला का मुकदमा और ये और वो। आपने उस आदमी की पल्ले क्या छोड़ा है कि जो आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर रहा है, और आपने अपने ही घर में डाका लगा के उसको क्या आपने ये औरतों के लिए ये एक जो है फॉर्मूला आपने सेट किया। जो सब देखने में आया कि जिस तरह अभी आपने बात की ना कि ये कहीं इस तरह कहीं ये भी इनकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आजकल तो बड़े ग्रुप्स में भी लोग बने हुए हैं कि जो फ्रॉड करके घरों में जैसे शादियों के नाम पे वो घर को लूटा और निकल गए। कई वाक़यात देखने में आए हैं इस तरह माजी में भी, जैसे अभी आपसे मैं बात कर रही थी कि हिस्ट्री में भी देखने आया कि उस औरत का 50,000 के पीछे बहू ने मर्डर कर दिया और वो उसने हर सज़ा भी भुगती। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आप इस तरह माइंड सेट करके उस घर में आप प्लानिंग करके कहीं आपने शादी तो नहीं इस चक्कर में की। अब ये तो नहीं हम कह सकते कि किसी पर इल्ज़ाम है, लेकिन आपने अपनी इस हरकत से अपना किरदार खुद मशकूक कर दिया। क्योंकि घर में जब देखें औरत इतना बड़ा अपने घर को छोड़ के जब वो दूसरे घर में आती है ना, तो वो उस घर की तो उसको सुई भी बड़ी प्यारी होती है, क्योंकि वो उसका अपना घर होता है, उसके अपने रिश्ते होते हैं। ठीक है, कमी बेशी सब रिश्तों में होती है, लेकिन आप अपने ही घर में आपने प्लानिंग करके आपने इतना जो है वो जेवर को चोरी भी किया और आपने ये सारा कुछ, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में ये चीज़ उस घर में लेके आई थी। कहीं ना कहीं आप शुरू से लालच में, हवस में आपने इस रिश्ते को बनाया था। जो जब और जिन चीज़ों की बुनियाद ही हवस और लालच पे होती है, उनके अंजाम भी फिर ऐसे भयानक ही होते हैं। आप ये कहें कि आप जो है वो झाड़ियों में गुलाब उगते देखेंगे, ऐसे नहीं होता। जिस रिश्ते को जिस तरह लेके चलेंगे वो फिर आपको भुगतना तो पड़ेगा। आपने क्या समझा था कि मैं इजीली मैंने चोरी की, मैं निकल जाऊंगी दूसरे शहर में। बीबी आप किस जगह बैठी हुई हैं? आप जैसी औरतों की वजह से वो औरतें जो अपने घरों में वो कहते हैं कि बर्तन साफ़ कर, सफाइयाँ कर करके हमारे घरों में मिसालें जो अपनी नस्लों को पाल रही हैं, अपने घरों को लेके चल रही होती हैं, आपने क्या एग्जाम्पल सेट किया। आप जैसी औरतें जो हैं उन घरों में उन रिश्तों के मुँह पर एक तमाचा है। आप समझती हैं कि आपकी ये हरकत देखते हुए कई खावंदों को ये शक हो जाना है, सासों को शक हो जाना है कि जी अपना जेवर लॉकर में रखवाएं। तो खुदा के लिए इन चीज़ों से बचें। इसमें डिफरेंट केसेस में अगर देखें ना हम, तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे ग्रजेस होते हैं, कुछ एक्शन के ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जब जिसका जहाँ फिर बस चलता है, उनके कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। ये इंडियन एक सोप है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आज भी जब औरत एक बच्ची घर में आती है, हम इस केस से हट के बात करें, इसके तो इन्वेस्टिगेट हो गया, सामने आ गई कि यहाँ पे मेन जो एक कह लेंगे फैक्टर है वो लालच है, हवस है, उसमें ग्रजेस नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी घरों में इस तरह किया जाता है कि जब आपके घर में एक सास को घर की बड़ी भी हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी हुक्मरानी के चक्कर में आने वाली बच्ची को इतना पीस देती हैं ज़रूरियात ज़िंदगी में। बहुत से घरों में हमारे आज भी होता है कि बच्चों ने, बेटों ने अपनी सारी सैलरी माँ के हाथ में देनी है। वो बजाय इसके कि आप आने वाली को थोड़ा कंफर्ट जोन दें, उसको थोड़ी स्पेस दें, उनको इतनी सख्ती, पहले तो वो चांद का टुकड़ा, फिर वो डाइन बन जाती है, फिर उसको नौकरानी बनाने के उसमें आ जाते हैं। तो ये वो कहीं ना कहीं ग्रजेस होते हैं जो अंदर ही अंदर इतने उनके दब जाते हैं। तो जैसे एक स्प्रिंग फिर निकल के हवा में जाते हैं ना, फिर कुछ रिश्ते भी बाजू का इस तरह हो जाते हैं। तो जब तक रिश्तों में फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होगी, रिश्तों में लचक नहीं होगी, रिश्तों में एहसास नहीं होगा, तो परवरदिगार ने बड़े खूबसूरत रिश्ते बनाए हैं। और अगर आप इन रिश्तों की जब तक खूबसूरती को नहीं समझेंगे,
कभी हमारे यहाँ ये क्यों ये गाली बन गई है कि जी बहू बेटी नहीं बन सकती, सास माँ नहीं बन सकती। सास सास रहे, बहू बहू रहे। अपने अपने रिश्तों में अपनी खूबसूरती को, इज़्ज़त को, एहतराम को, अहमियत को, प्यार को, मोहब्बत को, खलूस को, अगर आप ये सारे एलिमेंट्स अपने रिश्ते में डाल लें तो घर वैसे ही जन्नत बनता है। एक जेवर, एक लालच और एक लम्हे की गलती ने ना सिर्फ एक औरत को मुल्जिम बना दिया बल्कि एक पूरे खानदान को शर्मिंदगी में डुबो दिया। सास ने बहू पर इल्जाम लगाया, पुलिस ने केस हल किया और सच ने सबके चेहरे बदल दिए। ये केस सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं, ये उस भरोसे की कहानी है जो घर के अंदर टूटा, जहां रिश्ते खून के थे मगर नीयतें नहीं। कभी कभी हम अपने दुश्मनों से नहीं, अपनों से लूट जाते हैं और जुर्म सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से भी हो जाता है। और हाँ, अगर हर सास अपनी बहू का जेवर गिनने लगे तो शायद पुलिस के पास क्लियरेंस के लिए लंबी कतारें लग जाएं। रिश्ते निभाने से बनते हैं और शक टूट जाते हैं। जुर्म सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं होता, कभी कभी इंसानियत के खिलाफ भी हो जाता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।